बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ASP.NET कोर को देखेंगे कि ASP.NET कोर क्या है, इससे पहले कौन से वर्जन थे और .NET कोर और .NET फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क होता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक होगा और कुछ प्रैक्टिकल भी होगा। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इसमें यहाँ पे वेब लिखता हूँ तो वेब से रिलेटेड प्रोजेक्ट आ जाएगा मेरे पास। ये है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन के। इसके अलावा एक और भी है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ, और ये है .NET कोर। तो .NET फ्रेमवर्क ये MVC 5 होगा और ये .NEट कोर इस वक्त 3 इसका वर्जन जा रहा है, 3 पॉइंट समथिंग। तो लेटेस्ट ये वाली चीज़ है और पहले से जो लोग काम कर रहे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। दोनों में हम फ़र्क भी देखेंगे, कौन सा चूज़ करना चाहिए और कौन सा ज़्यादा बेहतर है। उस हवाले से मैंने एक लिंक ओपन किया हुआ है। इसमें हमारे पास डिफरेंट है बिटवीन .NET एंड .NET कोर। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं .NET कोर के, कुछ .NEट फ्रेमवर्क के एडवांटेजेस हैं। तो लास्ट पे इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर किया हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि .NEट फ्रेमवर्क आपके लिए किस लिहाज से बेहतर हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है नई चीज़ सीखने के लिए तो फिर आप .NEट फ्रेमवर्क पे ही काम करें, .NEट कोर पे शिफ्ट ना हो। लेकिन आप लोग तो सीखने जा रहे हैं, आप .NEट कोर और .NEट फ्रेमवर्क दोनों सीखने हैं, जो भी सीखें तो उस लिहाज से आपके लिए फिर बेहतर होगा .NEट कोर। कहता है नीड ए स्टेबल इन्वायरमेंट टू वर्क इन। आपको एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, उसमें आप काम कर रहे हैं, तो फिर .NEट फ्रेमवर्क बेहतर है कि वो एक अरसे से चला आ रहा है। .NEट कोर अभी नया नया है, तो जितना काम .NEट फ्रेमवर्क में हो चुका है उतना .NEट कोर में नहीं है। तो स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए तो फिर आप .NEट फ्रेमवर्क यूज़ करें। हैव नियर रिलीज शेड्यूल। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसको आपने उसका रिलीज वर्जन निकालना है और जल्दी निकालना है, तो आप .NEट कोर पे ना जाएं। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उसकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ज़ाहिर है वो एक नई चीज़ आई है, तो उसके लिए आपके लिए .NEट फ्रेमवर्क बेहतर रहेगा। आगे हमारे पास है वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन एग्जिस्टिंग ऐप है, उसी में हम कोई फंक्शनलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है वो .NEट फ्रेमवर्क में बनी हो तो आप .NEट फ्रेमवर्क को ही यूज़ करेंगे। एग्जिस्टिंग टीम आपके पास है जिसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो .NEट फ्रेमवर्क में है, तो फिर आप उससे भी कंटिन्यू रहने दें अगर आपके पास मतलब टाइम नहीं है नई चीज़ सीखने को। और कंटिन्यूस अपग्रेड हो रही हैं और चेंजिंग्स आ रही हैं .NEट कोर में, ज़ाहिर है नई से नई चीज़ बन रही है, तो इस लिहाज से आप .NEट फ्रेमवर्क अगर यूज़ करते हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं आ रही। उसमें जो वर्जन रिलीज़ हो चुके हैं फर्दर उनमें काम नहीं हो रहा, अब .NEट कोर में काम हो रहा है। इस तरह विंडो क्लाइंट एप्लीकेशन, चले हम तो वेब की बात कर रहे हैं। आगे हमारे पास है कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन जो बनाते हैं यहाँ पे इसको किसी सर्वर के ऊपर रख के चलाना होता है हमने, तो वो सर्वर .NEट फ्रेमवर्क की सूरत में सिर्फ विंडोज़ के ऊपर ही चल सकता है। लिनक्स और यूबंटू वगैरह पे .NEट की एप्लीकेशन नहीं चल सकती। जबकि .NEट कोर एप्लीकेशन है तो फिर आप लिनक्स, मैक और विंडोज़ सब पे चला सकते हैं। और आप नई चीज़ें सीखने से नहीं डरते, वो तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप नहीं डरते होंगे, क्योंकि आपके लिए वो भी .NEट भी नया है, .NEट फ्रेमवर्क भी, और .NEट कोर भी आपके लिए नया ही है। और इसमें कुछ बग्स वगैरह आते हैं तो फिक्स होते रहते हैं। आप इन चीज़ों से अगर नहीं डरते तो ठीक है, फिर अच्छा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी जस्ट आप .NEट लर्न करना चाहते हैं या आप ओपन सोर्स को पसंद करते हैं, तो फिर आपके लिए .NEट कोर ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें इसने बताई, बाकी मैं खुद बता देता हूँ कि जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अगर विंडोज़ है तो फिर हम .NEट कोर और .NEट फ्रेमवर्क दोनों यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है विंडो के अलावा और उस पर हमने डिप्लॉय करना है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर बना के, विंडो के अलावा दूसरा है जैसे लिनक्स है या मैक है, तो फिर आप .NEट फ्रेमवर्क डिप्लॉय नहीं कर सकते। आप .NEट कोर में चीज़ बनी हो तो डिप्लॉय कर सकते हैं। फ्यूचर जो है वो .NEट कोर का ही है, क्योंकि यहाँ तक .NEट फ्रेमवर्क में काम हो चुका है, अब आगे .NEट कोर में काम हो रहा है और ज़्यादा आपको सपोर्ट और हर चीज़ ज़्यादा .NEट कोर में मिलेगी। ज़ाहिर एक लेटेस्ट चीज़ आई है और इसी को माइक्रोसॉफ्ट आगे लेके चलेगा, इसी का फ्यूचर होगा। इसका पहले 1 वर्जन आया, फिर 2 आया, 3 आया, 3 पॉइंट समथिंग इस वक्त वर्जन इसका चल रहा है और इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। चलें
यहाँ पे आते हैं जहाँ से हम चूज़ कर रहे थे। तो यहाँ हमारे पास फिर ASP.NET कोर जो है ये लिनक्स, मैक, विंडोज़, क्लाउड सर्विसेज, वेब वगैरह ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये सिर्फ विजुअल बेसिक के साथ आ रहा है और सी शार्प के साथ भी आ सकता है। विंडोज़ क्लाउड वेब तो चला रहा है, विंडोज़ पे चलता है, ये लिनक्स और मैक पे भी चलता है। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, जहाँ पे सेव करना है वहाँ बताएं। .NET कोर इंट्रोडक्शन, क्रिएट। इसके बाद हमारे पास एम्प्टी का ऑप्शन है और एक हमारे पास है मॉडल व्यू कंट्रोलर का ऑप्शन है। इसके अलावा भी ऑप्शन है लेकिन हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये वाली कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS को ख़त्म कर दें और क्रिएट कर दें। अभी मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक दफ़ा प्रोजेक्ट बना लें। सिंपल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया .NET कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर यूज़ करते हुए, क्लोज कर दिया। ये हमारे पास है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। किसी वजह से अगर ये गायब हो जाता है, आपको नज़र नहीं आता, तो आप यहाँ पे व्यू जाएंगे और ये आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर ये आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा। इसमें अगर सबसे पहले आप देखें तो ये आपका सोल्यूशन है, उसके अंदर ये एक प्रोजेक्ट है। ये एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था। इसको ओपन करें तो हमारे पास कनेक्टेड सर्विसेज आ रहा है, डिपेंडेंसीज आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ आ रहा है। इन तीनों चीज़ों को स्किप करते हैं फिलहाल। यहाँ पे है www रूट है, कंट्रोलर है, मॉडल है, व्यू है और ये जेसन फाइल है, program.cs और स्टार्टअप। लास्ट टाइम जो हम कंसोल एप्लीकेशन में काम कर रहे थे तो हमारे पास program.cs होती थी एक फाइल। अगर हम इसी को ओपन करते हैं तो ये देखें हमारे पास आ गई। ठीक है, उसमें हमारे पास एक वाइड मेन फंक्शन होता था, तो ये हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। अब आप देखें कि इसके अंदर ना एक ये मेथड बना हुआ है, ये देखें पब्लिक स्टैटिक को अभी हमने शायद स्टडी नहीं किया था, आप इग्नोर कर दें स्टैटिक को। तो ये देखिए ये इसकी रिटर्न टाइप है आई होस्ट बिल्डर और ये मेथड का नाम है। नाम के बाद इसके अंदर ये एक पैरामीटर है, स्ट्रिंग की अरे है, आर्गुमेंट्स ले रही है और ये आगे मेथड कॉल हो रहा है। ये चीज़ें आपको इसी तरह लिखी हुई मिल जाएगी। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपका जब ये रन होता है तो सबसे पहले ये प्रोग्राम वाली फाइल रन होती है, उसमें जो मेन का फंक्शन है वो रन होता है और वो इस मेथड को कॉल करता है, रन करता है। और ये फिर ये देखिए ये वेब बिल्डर यूज स्टार्टअप, ये स्टार्टअप फाइल पे जाता है। अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ स्टार्टअप पे तो ये मेरे पास स्टार्टअप फाइल आ गई। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ program.cs को भी और इधर से देखता हूँ स्टार्टअप फाइल, ये हमारे पास स्टार्टअप फाइल है। स्टार्टअप फाइल पे गए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक कन्फिग्रेशन है, इसका ये कंस्ट्रक्टर है और एक हमारे पास इसमें मेथड बना हुआ है कन्फिगर सर्विसेज का और एक जस्ट कन्फिगर का। अगर मैं इसको क्लोज करूँ यहाँ पे, ये देखिए कन्फिगर सर्विसेज और कन्फिगर का। इन चीज़ों को हम डीपली डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। www रूट इसमें आपके स्टैटिक फाइल्स आती हैं। स्टैटिक फाइल्स कौन सी होती हैं? जैसे आपके इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, PDF फाइल वगैरह है, ये आपके स्टैटिक कंटेंट होते हैं। जैसे आपके CSS की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ये सारे स्टैटिक कंटेंट्स होते हैं। ये सारे हमने यहाँ www रूट के अंदर रखना है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो देखिए CS, JS और लाइब्रेरीज फेवरेट आइकॉन। ठीक है, ये आ रहा है CSS, यहाँ आप CSS की फाइलें रख दें, JS यहाँ JS की रख दें। बेशक आप CSS में JS और JS में CSS की फाइल्स रख दें तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर जो हर चीज़ की एक जगह बनी हुई है तो हमने हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पे बनाना है। इसके बाद यहाँ हमारे पास ये सर्वर साइड कोड है, ये सारे क्लाइंट साइड होगा। स्टैटिक फाइल्स ये सारा क्लाइंट साइड होगा। क्लाइंट साइड मतलब ये जैसे हम रखेंगे ऐसे ही यूज़र को मिल जाएगा। अब जो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है कोड, ये नीचे 3 फ़ोल्डर हुआ है, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, MVC मॉडल व्यू कंट्रोल। पहले हम मॉडल पे जाते हैं। मॉडल क्या होता है यहाँ पे मैं हिंट में बताना चाहूँगा आपको। .NET में हमारे पास जो MVC है उसमें हम इसको कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल में आपको आसानी से बताना चाह रहा हूँ, मॉडल एक फॉर्म है जिसमें आपका
फर्स्ट नेम, आगे खाली जगह है, लास्ट नेम, फिर आगे उस नेम लिखने की जगह है, और एड्रेस, फिर एड्रेस की जगह है। ये आपका एक मॉडल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है। ये हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी इसके अगेंस्ट ना हम इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट हम एक प्रॉपर सा व्यू बनाते हैं। उसमें हम यहाँ पे यूज़र के लिए लिखते हैं कि आप हमें नेम बताएं अपना, नेम, और नेम के आगे जो है हम दो बॉक्सेस बनाते हैं कि ये आप फर्स्ट नेम बताएं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लास्ट नेम बताएं। उसके बाद हम यूज़र को कहते हैं आप अपना हमें एड्रेस बताएं। एड्रेस जो कि बड़ा होता है और मल्टी लाइन होता है, तो उसके नीचे में यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स बनाया, एड्रेस, यूज़र अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव का बटन बनाता हूँ। वो सेव के बटन को क्लिक करेगा तो ये एड्रेस सेव हो जाएगा। ये हमारे पास मॉडल था, और ये जो अभी हमने बनाया ये हमारे पास व्यू है। अब कंट्रोलर क्या है? अब जब ये फॉर्म फिल करेंगे और ओके करेंगे तो ये सारा डाटा थ्रू कंट्रोलर हम डेटाबेस में सेव करेंगे। आप ये आप समझ लें कंट्रोलर है, ये मॉडल इसके साथ मैप्ड होता है। मैप्ड मतलब जैसे मॉडल में आपने चीज़ें डिफाइन की हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो ये इसी तरह यहाँ पे इन बॉक्स, हर बॉक्स के साथ इसका नाम जो है मैप होगा कि ये फर्स्ट नेम में जाएगी वैल्यू, ये लास्ट नेम वाले बॉक्स में वैल्यू जाएगी, और ये एड्रेस वाले में जाएगी। अब जब मैं सेव का बटन प्रेस करता हूँ ये सारा डाटा इकट्ठा होता है और कंट्रोलर को सेंड होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये मॉडल और ये व्यू और ये हमारे पास कंट्रोलर, ये सारा डाटा इधर कंट्रोलर में हमारे पास सेंड होगा, और हम उसको ये हमारे पास डेटाबेस है समझ लें, ठीक है। यहाँ से ये मॉडल है, मॉडल इसके साथ मैप किया हमने, बाइंड किया हमने, और इस फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद हमने जब सेव का बटन प्रेस किया तो ये सेंड हो गया कंट्रोलर को। कंट्रोलर ने इसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना था प्रोसेस किया, और इसको अगर डेटाबेस में सेव करना था तो कंट्रोलर ने इसको डेटाबेस में सेव कर दिया, और वापस यूज़र को इस पास दे दिया कि जो भी वो काम करना चाहता है वो काम हो गया है या नहीं हुआ, जो भी इशू है वो शो कर दे। एरर मैसेज अगर आता है तो शो कर देते हैं। तो ये तीन फोल्डर जो हैं ये इनकी वजात हो गई। कंट्रोलर क्या होता है, व्यूज़ क्या होते हैं, और मॉडल क्या होता है। अब एक फ़ाइल और रहेगी, वो है ऐप सेटिंग डॉट जेसन। अगर इसको ओपन करते हैं तो इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। फ़िलहाल हम इसको कोई ख़ास मतलब अभी इसमें काम नहीं करेंगे, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले अब कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या नज़र आता है। प्रोजेक्ट रन किया तो ये खुद ब खुद ब्राउज़र में ओपन हुआ, और ब्राउज़र में मुझे कोई एक व्यू दिया, यहाँ डॉट नेट कोर, इंट्रोडक्शन, होम, प्राइवेसी ये बना दिया, और ये वेलकम, ठीक है, लर्निंग वेब एप्लीकेशन विद एएसपी डॉट नेट कोर, ये इसने मुझे दे दिया। कुछ ये नीचे दे दिया। मैं प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ, प्राइवेसी वाला पेज आ गया। होम पे क्लिक करता हूँ, होम वाला पेज आ गया। एक छोटा सा सेटअप इसने बना के दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब जो इसमें समझने वाली चीज़ है, हमने देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है और किस तरह काम करता है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता कि कैसे रिक्वेस्ट आएगी और कैसे प्रोसेस होगा, राउटिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम यूआरएल कहते हैं। इसमें आपके पास ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट का मतलब है कि आपका एक लोकली यहाँ पे सर्वर बना हुआ है। जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन, ये किसी न किसी सर्वर पे रन होगी। तो इस वक्त जो सर्वर है वो आपका अपना लोकल सर्वर है, यानी आपकी अपनी मशीन के अंदर ही लोकल आईआईएस है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
उसके ऊपर ये चल रहा है, तो लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट के आगे जो हमारे पास कॉलन के बाद है पोर्ट्स, यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। हर प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे वो डिफरेंट पोर्ट बना के देगा। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट में ये क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट के आगे पोर्ट नंबर क्या है, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। और ये पोर्ट वगैरह आप अपनी वजह से चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो सकती है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये आगे वाला पार्ट है कि स्लैश होम स्लैश प्राइवेसी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्लैश होम स्लैश प्राइवेसी। तो हमारे पास एक पार्ट है होम और दूसरा है प्राइवेसी। ये होम क्या है? होम हमारे पास कंट्रोलर का नेम है। प्राइवेसी क्या है? ये हमारे पास फंक्शन का नेम है, ये मेथड का नेम है। और एमवीसी की लैंग्वेज में हम इसको एक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोलर बनाना हो तो कैसे कंट्रोलर बना सकते हैं। कंट्रोलर्स के ऊपर है, राइट क्लिक करें, ऐड कंट्रोलर। यहाँ पे एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी, मैं एम्प्टी वाला ऐड कर रहा हूँ। इसका नाम मैं यहाँ पे टेस्ट रख देता हूँ, टेस्ट। इसका जो सफिक्स है वो कंट्रोलर आगे ये लिखा हुआ इसी तरह रहेगा, इसको मैंने ख़त्म नहीं करना। तो टेस्ट कंट्रोलर, हाँ, यूआरएल में लिखते वक्त हम इसको सिर्फ टेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे इसका पूरा नाम होगा टेस्ट कंट्रोलर। ऐड करें, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम खुद भी कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अभी मतलब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है इसको करने दें। फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खुद भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ हम देखते जाएंगे। अभी ज़्यादा देर लगा रहा है, वैसे आमतौर पे इतनी देर नहीं लगाता। अभी जब कोई इशू हो गया तो टाइम ज़्यादा लगा रहा है। देखिए मैंने ये कंट्रोलर ऐड किया तो ये कुछ कोड इसने मुझे पहले से लिख के दे दिया, जैसे कि उसमें भी यूजिंग होते थे कुछ चीज़ें, ये सारी भी यूजिंग में आ रही हैं। एक नेम स्पेस होता था, यहाँ पे भी नेम स्पेस आ रहा है। उसके बाद एक क्लास होती है तो यहाँ पे भी क्लास आ गई। क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको यूज़ नहीं करता फिलहाल। यहाँ पे देखें मैं अपना एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक मेथड होगा। लास्ट टाइम पे जैसे हम मेथड्स बनाते थे, इंटीजर होगा या हाँ इंट इंट समझने। और गेट आर्स, गेट आवर्स के नाम से मैंने एक इंटीजर का मेथड बनाया है। तो ये रिटर्न इस वक्त हमारे पास जो आवर्स हैं वो 6 यानी कि 18 है, तो मैंने रिटर्न 18 कह दिया। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। अब देखिए मैंने कंट्रोलर का नाम रखा था टेस्ट, और इसके अंदर जो मेथड या एक्शन या फंक्शन है उसका नाम रखा था गेट आवर्स। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, स्लैश टेस्ट स्लैश गेट आवर्स। तो ये देखें मेरे पास इस वक्त ये 18 आ गया जेसन फॉर्मेट में। खैर जेसन क्या होती है ये भी हम बाद में देखेंगे, अभी इसको नहीं देखते। सिर्फ ये देखें कि हमने यहाँ पे कंट्रोलर का नाम लिखा और एक्शन का नाम लिखा, तो हम ब्राउज़र से इसको कॉल कर लिया और जो भी मेथड लिखा उसने जो भी चीज़ें रिटर्न करनी थी यहाँ से रिटर्न कर दी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि करंट जो इस वक्त टाइम चल रहा है वो आवर्स और मिनट्स खुद ब खुद आए, तो रिटर्न डेट टाइम डॉट नाउ, करंट टाइम आ जाएगा, डॉट आवर्स, अभी जो टाइम है उसके आवर्स निकल के आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं डेट टाइम गेट करना चाहता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया तो पब्लिक एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, गेट लेटेस्ट टाइम। अब रिटर्न डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में वो खुद कन्वर्ट कर देगा। इसको हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, फिर हम अगर अपना फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो वो भी देख लेंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ यहीं से, गेट लेटेस्ट टाइम। ये
केस सेंसिटिव नहीं होता। ये देखें 18 जनवरी 2020, ये 220 आना चाहिए यहाँ पे, और ये हाइफन का साइन नहीं आना चाहिए, मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ। फिर कैसे करूँगा? अब देखो टू स्ट्रिंग के बाद हम इसमें अपना फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ पे कैसे? सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए डेट, डी डी स्पेस mm स्पेस 5i, आवर्स और मिनट्स, और am pm के लिए हम लिखते हैं dt। F5। ये देखिए 18/6/2020 6:52 PM। तो 18/6 की जगह मैं जून लिखना चाहता हूँ। तो अगर डबल एम लिखते हैं आप तो ये डिजिट में आपको मंथ का जो भी डिजिट होंगे तो 2 डिजिट में बताएगा, और अगर ट्रिपल एम लिखते हैं तो ये इसको स्ट्रिंग में दिखाएगा। मार्च को MAR, जून को JUN ऐसे दिखाएगा। और अगर आप मंथ का पूरा नाम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जून को पूरा दिखाना चाहते हैं, तो आप 4 टाइम एम लिखें, ये आपको पूरा नाम दिखा देगा। ये देखिए जून पूरा हो गया। चलिए ये तो फॉर्मेट की बात है। ये आप देख देखिए मैंने एक चीज़ इंट रिटर्न किया, एक मैंने स्ट्रिंग रिटर्न की, और ये मेरी एक क्लास है, इसमें मैंने मेथड्स बनाए हुए थे। तो ये मेथड मैंने ब्राउज़र से कॉल किए। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि पहला जो स्लैश के बाद टेस्ट है वो कंट्रोलर का नेम है, उसके बाद स्लैश के बाद जो दूसरा है वो मेथड का नेम है या एक्शन का नेम है, यानी पहला ये है और दूसरा इनमें से कोई भी हो सकता है, जिसको कॉल करेंगे वही अपना रिजल्ट देगा। इसको कैसे पता चलेगा? ये हम स्टार्टअप में जाते हैं और बिल्कुल एंड पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर में बिल्कुल एंड पे अगर आप जाएं तो ये देखें, ये ऐप डॉट यूज़ एंड पॉइंट के नाम से एक कोड लिखा हुआ है। इसमें आप देखें कंट्रोलर जो है वो होम, और एक्शन जो है इंडेक्स, और आईडी भी लिखा हुआ है। यानी पहला जो आपका आएगा, पहला स्लैश से पहला जो वर्ड होगा, जो भी आपकी डोमेन होगी या जो भी होगी, उसके बाद जो पहला आएगा वो होगा कंट्रोलर, और दूसरा जो होगा वो आपके पास होगा एक्शन। आईडी को अभी हम नहीं देख रहे कि आईडी क्या होती है। ये पहला हमारा कंट्रोलर और दूसरा एक्शन। अब इसमें जितने मेथड हम बनाते जाएंगे वो हमें यहाँ पे शो करता जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ जो मुझसे कोई भी डिजिट लेगा और उसको स्केयर बना के देगा। स्ट्रिंग गेट स्केयर। अब यूज़र से मैंने लेना तो ज़ाहिर है, मैं पैरामीटर के अंदर यहाँ पे वैल्यू लूँगा इंट v1 इज इक्वल v1, वैल्यू जो भी वो देगा, या इंट नंबर, और कोई भी एक नंबर देगा, मैं उसको रिटर्न करूँगा नंबर इंटू नंबर। कंट्रोल F5 किया। अच्छा ये चूँकि इंट में है, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इंट लिखूँगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इंट देंगे ना कि स्ट्रिंग देंगे। स्लैश टेस्ट स्लैश गेट स्केयर, इंटर किया। तो ये देखें इसने मुझे यहाँ पे ज़ीरो दिया क्योंकि मैंने कोई इंटीजर इसको भेजा ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की वैल्यू ज़ीरो थी, इसने इसको ज़ीरो कर दिया। अब मैं नंबर की वैल्यू यहाँ से भेजना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास है URL। इस URL में हमने कोई भी डाटा सेंड करना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं URL के एंड पे। अगर पहले से क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद जिस चीज़ को डाटा देना है उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ भी मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू 10। नंबर में मैं 10 वैल्यू भेज रहा हूँ, एंटर किया तो देखिए 10 का स्क्वायर इसने मुझे 100 दे दिया। यहाँ पे मैं 5 भेजता हूँ, 25 दे दिया। अब देखिए वो इंटीजर है, अगर उसमें 5.5 भेजता हूँ तो क्या होगा? 0। ये वैल्यू प्रॉपर नहीं आई। अब मैं 5.5 को ही लेना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे डेसिमल करना पड़ेगा, और यहाँ भी मैं डेसिमल लिखूँगा, कंट्रोल F5 करूँगा। अब मैं 5.5 भेजूँगा तो 5.5 वैल्यू भी जाएगी, और ये 13.25 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ हम कोई भी वैल्यू सेंड करना चाहते इस तरह सेंड करेंगे।
अब अगर 2 वैल्यू सेंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पब्लिक डेसिमल गेट सम डेसिमल v1 डेसिमल v2, यहाँ से हम 2 वैल्यू भेजेंगे और ये रिटर्न करेगा v1 प्लस v2 दोनों को प्लस करके मुझे इसका आंसर देगा। कंट्रोल F5 प्रेस किया, यहाँ पे देखिए गेट सम क्वेश्चन मार्क v1 इज इक्वल टू 10, v1 को 10 वैल्यू भेजनी है। अब दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क जस्ट एक दफ़ा लगेगा, आगे हम एंड का सिंबल लगाएंगे, v1 10 होना चाहिए एंड v2 इज इक्वल टू 20, 29 हो गया तो पहले 39 आंसर है। ये सारा अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो कुछ ये है, स्लैश टेस्ट स्लैश गेट सम, जो भी मेथड कॉल करना है उसका नाम, क्वेश्चन मार्क, आगे हमने डाटा सेंड करना है, कौन सा डाटा, इसमें पेयर होंगे, पहला पेयर है v1 को 10 भेजें एंड दूसरा पेयर है v2 को 29 भेजें, एंड लगा के आगे आप किसी भी पैरामीटर को कोई भी वैल्यू यहाँ से भेज सकते हैं और उसको यहाँ सॉल्व करते हैं। और इसकी बेस पे हम कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे पब्लिक स्ट्रिंग सैलरी, सैलरी का मेथड है और यहाँ पे डेसिमल में सैलरी यूज़र से ले लेता हूँ और चेक करता हूँ इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 रिटर्न यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। एल्स अगर 50,000 से सैलरी बड़ी नहीं है, 50,000 है जैसे कम है, तो रिटर्न यू आर नॉट इन टैक्स सैलरी रेंज, या जो भी आप वैसे लिखना चाहें, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप प्रॉपर इफ एल्स लिखना चाहें यानी कि ब्रैकेट्स लगा के लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ऐसे भी ठीक है। और इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 5,000 फिर ये मैसेज, एल्स ये मैसेज, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने लास्ट वाला जो ब्रैकेट है लास्ट वाली इसको दोबारा लगाया तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, दोनों में मैंने रिटर्न लिखना है। अब मैं रन करता हूँ और सैलरी वाला पोर्शन कॉल करता हूँ, स्लैश टेस्ट स्लैश सैलरी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में जो देखें इसका नाम भी सैलरी है और जो अंदर पैरामीटर का नाम है उसका नाम भी सैलरी है। यहाँ मैं लिखूँगा सैलरी इज इक्वल टू 5,000, कहता है आप टैक्स रेंज में नहीं आ रहे, मैंने लिखा जी 50,001 तो कहता है आपने टैक्स पे करना है। मतलब पहले हमने जो C# में मेथड्स बनाए थे वो प्रोग्राम वाली program.cs के अंदर कंसोल वाली एप्लीकेशन जो खुलती थी ब्लैक स्क्रीन उसके ऊपर ही होता था और हम अपनी मर्ज़ी से उसको कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें हम मेथड का नाम बताते हैं और वो मेथड कौन से कंट्रोलर में है ये बताते हैं, उस मेथड को अगर कोई डाटा रिक्वायर्ड है वो बताते हैं और यहाँ पे मेथड कॉल हो जाता है और अपना फंक्शन करता है जो भी उसका फंक्शन होता है। तो MVC यही चीज़ है कि MVC में आपके जितने भी मेथड्स बनते हैं वो ब्राउज़र के ज़रिए डायरेक्ट कॉल हो सकते हैं और उसके ऊपर हम पूरे पूरे वेब पेजेस बनाएंगे, पूरा पूरा काम करेंगे और जितनी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होगी वो इन्हीं के थ्रू होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, बस आपने एक दो कंट्रोलर बनाने हैं, उसमें इसी तरह मेथड्स बनाने हैं और इन मेथड्स को आपने ब्राउज़र से कॉल करना है, बस कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं बताता, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप होती है, ये मेथड का नाम होता है और यहाँ आप जो भी काम करते हैं वो यहाँ आपने लिखना होता है। तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो बताइएगा, इंशाल्लाह कल या परसों में फिर अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और फिर उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि MVC क्या होती है और कैसे काम करती है। अल्लाह हाफ़िज़।